नमस्कार मित्रों, आज पुनः हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं अपनी हिंदी की अगली क्लास लेकर के। अपने अध्यापक बंधुओं के प्रेरणा और आप सभी बच्चों के सहयोग से हमने एक नई पहल शुरू करी है जिसका नाम है आओ पढ़ें, जिसके अंतर्गत हम अपनी कक्षाओं को रिकॉर्ड करके YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों का इतना सारा प्रेम बनाए रखने के लिए और सहयोग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम अपनी कक्षा की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा, हमने हमारी जो कक्षा 9 है इसमें संधि प्रारंभ हो रही है और संधि को पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। बिना वर्णों के ज्ञान के हम संधि नहीं पढ़ सकते हैं, संधि हमें नहीं आएगी। जब हमने पिछली कक्षाएं ली तो उसमें कुछ हमें फीडबैक मिले जिनको हमने नोट डाउन किया है आज, और पहले थोड़ी देर हम उन पर बात करते हैं। जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया है कि हमने जो पिछली क्लास ली वो क्लास थोड़ा लंबी थी और उसमें ऐसे विषय सम्मिलित किए गए जो इस कक्षा में नहीं है या आमतौर पर नहीं पढ़ाए जाते। उनका उत्तर देने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हिंदी खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी जीते हैं और संयोगवश आज हिंदी दिवस भी है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हिंदी दिवस भी है, तो सर्वप्रथम हम हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और उसके पश्चात अपने विषय पर वापस आते हैं। हम क्या देखते हैं कि हिंदी भाषी होने के बावजूद जब हम कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो वहां पर हिंदी भाषा में ही हमारे अंक कम आ जाते हैं, जबकि कोई विदेशी भाषा हो या कोई विषय हो उसमें हमारे नंबर हिंदी भाषा से अच्छे होते हैं। तो ऐसा क्यों? जिस चीज को हम इतनी शिद्दत से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ हमारा हिंदी में हो रहा है, उसी हिंदी में हम आखिर पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? तो इसमें मैं जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने ये देखा है कि जब हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते क्या है, हमारा जोर किस पर होता है? अक्सर हमारा हिंदी विषय में छोटी कक्षाओं में जो जोर होता है, कोई चैप्टर है, कोई पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम वही पढ़ते आए, वही समझते आए, उसके प्रश्न और उत्तर हमें सिर्फ उसी कक्षा की परीक्षा तक तारे आते हैं। और जो हमारा व्याकरण होना चाहिए था, जिस पर हमें जोर देना चाहिए था, उसे हम छोड़ते जाते हैं और बाद में यही व्याकरण हमें समस्याएं प्रस्तुत करता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि छोटी कक्षाओं से ही व्याकरण पर जोर देना चाहिए। व्याकरण के साथ साथ जो कवि हैं, लेखक होते हैं, उनकी जीवनी, उनकी कृतियां छोटी क्लासों में ही दी जाती है, वहां पर भी उन्हें जोर देना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में अब जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी का, उसमें हम देखते हैं कि उनमें से अधिकतर क्वेश्चन वही होते हैं जो किसी न किसी लेखक या कवि के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो इसलिए हमें उसका ध्यान देना है, उसे पढ़ना है। और एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बहुत सारी ऐसे विषयों पर बात करी है जो हमें नहीं करना चाहिए था शायद, या 9 में वो नहीं है। उसका मेरे पास ये उत्तर है
कि वो बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम देखो हमने क्या पढ़ा, हम तो ये पढ़ते ही आए थे ना कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद स्वर है, व्यंजन है ना। थोड़ा सा हम स्वरों में और डिटेल में चले गए, व्यंजनों में और डिटेल में चले गए, तो इतना भारी हो गया। हम देखते हैं जो और दूसरे माध्यम इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, मैं कोचिंग लेता हूं, ट्यूशन देता हूं उन्हें, तो मैं देखता हूं कि नाउन प्रोनाउंस क्लास 1 से ही वहां पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें जो क्लास 1, 2 में दिया जाता है, कक्षा 1 में 2 में दिया जाता है, वो बच्चे छोटे होते हैं कि नहीं होते? यदि वो पढ़ सकते हैं, वो सीख सकते हैं, तो हम 9 में आकर के ये चीज नहीं सीख सकते। अगर हम ये पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, आप जाओगे तो हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ लिया, क्या अतिरिक्त पढ़ लिया भाई। ए आए मिल करके, सॉरी आ और ई मिल करके ए बनता है, ये गुण संधि में हम सीखते रहे। और यदि यही जब हम वर्ण सीख रहे थे, उसी समय सीख लिए होते कि हमारे जो स्वर हैं वो कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, है ना, पूरे स्वर कितने हैं, ये स्वर जो मूल नहीं है, जिन्हें छोटी क्लास में संयुक्त स्वर बताया गया है, वो संयुक्त क्यों है। तो यदि वो हम सीख लेते तो ये यहां पर हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। ठीक है, तो अब हम आज की कक्षा में आते हैं और वर्णों पर ही एक बार फिर से चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसके बाद फिर आप देखिए कि हमने क्या अधिक पढ़ा है, क्या कम पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कक्षा 9 में हमारा जो, हाँ एक चीज और हम बताना शायद भूल गए, संस्कृत हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत हमारे साथ अवश्य चलती है कि नहीं। तो जो बच्चे 6, 7, 8 में संस्कृत नहीं लिए होते हैं, वो कहते हैं हमें संस्कृत से क्या मतलब है, संस्कृत के व्याकरण से क्या मतलब है, लेकिन वो ये बोल रहे होते हैं कि आपकी जो हिंदी है उसके साथ साथ एक संस्कृत चल रही है, और उसमें और हिंदी के व्याकरण में बहुत सारी समानताएं हैं। ज्यादातर चीजें, बहुत सारी चीजें संस्कृत से ही हिंदी में आई हैं, इसीलिए हमने इस हिंदी की क्लास में संस्कृत की बात भी करी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम, दूसरा है क्रय और कृत। इसमें जो सम है ये उपसर्ग है, क्री धातु है और कृत प्रत्यय है, मिलकर के संस्कृत शब्द बना है। दूसरा व्याकरण, जो व्याकरण शब्द है ये वी और आंग 2 उपसर्गों से मिलकर के बना है, तथा क्री धातु में जुड़ करके लिट प्रत्यय के साथ ये व्याकरण शब्द का निर्माण करता है। इसके पश्चात जो संधि है, जो हम पढ़ रहे थे, जिसके पढ़ने के लिए हमें वर्ण पढ़ना पड़ा, वो संधि शब्द सम, उपसर्ग, धा, धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है। समझ गए? अब इसके आगे आते हैं, जैसा कि हमने आपसे बताया था संधि से पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो वर्ण है क्या, जैसा कि हमें पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण बनी क्यों, बनी कैसे, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि महादेव शंकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नटराज, उन्होंने अपने डमरू को बजाया था 14 बार, है ना। 14 बार उनके डमरू के बजाने की वजह से 14 महेश्वर सूत्र निकले। बीज हैं ये भाषा के, वर्णों के बीज हैं। इन बीजों को महर्षि पाणिनि ने लेकर के एक वृक्ष लगाया, और वो वृक्ष व्याकरण के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। पाणिनि के आगे और 2 महर्षियों ने बड़ा योगदान किया था, महर्षि कात्यायन और पतंजलि। तो इसलिए महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमूर्ति कहा जाता है। वो पितामह है
हालांकि उन्होंने रचना नहीं करी, लेकिन इन पर भाष्य लिखे, इस पर शोध लिखे, ठीक है ना। रचना तो वो शंकर जी के डमरू से हुई थी, उत्पत्ति इनकी, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक श्लोक है, बताया गया इसको बनाया क्यों गया था। तो ये सनत सनंदन सनत कुमार, ये 5 ऋषि बालक थे जिनको पढ़ाने के लिए, जिनको ज्ञान देने के लिए इनकी रचना की गई थी, और वो सदैव 5 वर्षीय ही थे। तो इसलिए जो प्रश्न आया कि हमने शायद ज्यादा पढ़ा दिया, तो हमें यह ध्यान में देना होगा कि ये जो पूरा व्याकरण है, महेश्वर सूत्र है, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए बना था। तो हम तो उससे बड़े हैं ना, हम भी पढ़ सकते हैं।